हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इक्विवेलेंट रेशियोज, परसेंटेज के बारे में हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ परसेंटेजेस, बाइंग एंड सेलिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जितने भी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। और इनके अगर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम डिस्कशन करेंगे दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, या फिर किन्हीं भी दो चीजों की कोई भी हमारी क्वालिटी है उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बस अगर मेरी मूव कर रही है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो राम है हमारा दोस्त, वो रन कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कैसे बताएंगे किसकी स्पीड ज्यादा है? हम कंपेयर करेंगे इनकी स्पीड्स को, कि बस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और राम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो कौन ज्यादा तेज चल रहा है? बस इज मूविंग फास्टर देन राम। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, बस की स्पीड को कंपेयर किया राम की स्पीड के साथ। हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे सीता जो है उसकी हाइट है 143 सेंटीमीटर, और जो हमारा फ्रेंड कुणाल है उसकी हाइट है 134 सेंटीमीटर। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि सीता और कुणाल में कौन ज्यादा टॉल है, तो आप क्या बताओगे? हाँ, आप कंपेयर करोगे इनकी हाइट्स को, और यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे सीता की हाइट थी 143 और कुणाल की हाइट थी 134, तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ 143 और 134 में? यस, 143 क्या है? बड़ा है। तो हमने इससे क्या पता लगाया कि सीता की हाइट ज्यादा है कुणाल से। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि जो हमारी हाइट दे रखी है उसकी जो क्वांटिटीज हैं उनको हमने क्या करा, कंपेयर किया है। तो कंपेयर करने से हमने क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी दो चीज या फिर कोई भी दो इंसान, उनके बीच में जो हमें कंपेयर करना है उसकी हम क्वांटिटीज देखेंगे, और वही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। बट आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज अच्छे से याद रखनी है। जैसे यहाँ पर बस की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और राम की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने कंपेयर किया था 10 और 5 को, तो 10 उनसे बड़ा था। बट हमें एक चीज और देखनी है कि जो भी हमारी क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और जैसे सीता वाले केस में था 143 सेंटीमीटर और कुणाल की हाइट 134 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या थी? यूनिट सेम थी। तो अगर यूनिट सेम होगी तभी हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे मैं आपसे अगर बोलता कि सीता की हाइट होती 2 मीटर और राम की हाइट होती 134 सेंटीमीटर, तो क्या आप उसको कंपेयर करते डायरेक्टली? देखो यहाँ तो 2 छोटा हो गया ना, यहाँ पर क्या हुआ कि 2 छोटा हो गया, बट 134 इससे बड़ा है। तो हम यहाँ से अगर कंपेयर करते पहले वाले की तरह, तो हम क्या बोलते हैं कि 134 क्या है? 2 से बड़ा है, तो कुणाल की हाइट ज्यादा हो गई। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सीता की जो हाइट की यूनिट है वो मीटर है, और कुणाल की हाइट की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो हम इनको सीधे कंपेयर नहीं कर सकते। पहले मुझे सीता की हाइट की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे 2 मीटर का मतलब क्या हुआ? 200 सेंटीमीटर। और कुणाल की हाइट कितनी थी? 134 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर यूनिट सेम कर ली है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटीज को। तो सीता की 200 सेंटीमीटर, कुणाल की 134 सेंटीमीटर, तो कौन टॉल हुआ? सीता टॉल हुई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर नोट डाउन क्या करेंगे? जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको नोट डाउन कर लेंगे समझने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है उसको भी हम स्टार लगा के लिख लेंगे। वो क्या है?
टू कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी सेम, कि अगर हमें किन्हीं दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो क्या होना चाहिए, यूनिट्स मस्ट बी सेम। ओके, तो चलो अब आगे देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियो में क्या है। तो जैसे हम जानते हैं रेशियो क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूं सेम पहले वाले जैसा, कि सीता की हाइट जो थी, सीता मैंने लिया यहाँ पर और कुणाल लिया मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर। सीता की हाइट 200 सेंटीमीटर एंड कुणाल की हाइट 150 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया कि सीता जो है उसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर और कुणाल की हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं सीता की और कुणाल की हाइट का रेशियो क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे कि हाइट ऑफ सीता डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ कुणाल, ये लिखेंगे हम रेशियो निकालने के लिए। और ये क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाई 150, और यहां पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाई 15। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर दें किससे, 5 से, और नीचे भी हम डिवाइड कर दें 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, 5 4 जो 20 और 5 3 जो 15। तो हमें क्या मिला, सीता और कुणाल की जो हाइट का रेशियो होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा, अगर हम फ्रैक्शन में लिखें। या फिर हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 4:3। ये क्या होगा, सीता से कुणाल की हाइट का रेशियो है 4:3, और फ्रैक्शन में क्या होगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये चीज हम क्या हुआ समझ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो जो टर्म आई है वो क्या होती है, जिसे हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट रेशियो, यही हमारा क्या है, टॉपिक है एनसीईआरटी में। तो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि 1:2 और 3:4, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो होंगे, तो हम ये कैसे बताएंगे कि हम पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होगा, 1/2, और यहाँ पर क्या होगा, 3/4। ठीक है, तो 1/2 का जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, क्या वो सेम होगी जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 3/4। हम इसको चेक करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं आएगी तो क्या होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर इनके फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं समझाने के लिए, कि अगर मेरे पास एक रेशियो है जो है 1:3 और दूसरा मेरे पास रेशियो है 6:18, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो होंगे, तो हम क्या देखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख लेंगे इसको फ्रैक्शन में हम, और इसको क्या लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 18। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 डिवाइड होता है 18 से, कितना होता है, 3 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे रेशियो को सॉल्व करके, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इसका फ्रैक्शन भी क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 3 आया, और ये पहले वाला फ्रैक्शन भी क्या था, 1/3 था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे होंगे। तो हमने क्या समझ लिया कि जब भी हमारे कोई दो रेशियो गिवन होंगे, हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और उसको पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो हमें सबसे रिजॉल्व या सबसे लीस्ट वैल्यू जाके मिलेगी डिवाइड करने के बाद, वही हमारा फाइनल फ्रैक्शन होगा। और दोनों अगर रेशियो का वो फ्रैक्शन सेम है तो उन दोनों को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं, कि अगर मान लो मेरे को ये बताना है कि मेरे पास एक हाउस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक हाउस है, हमने एक हाउस बना लिया है। ठीक है, और इस हाउस की जो हाइट है वो है 3 मीटर। ठीक, और हमारे पास क्या है, राम है जो इस हाउस में रहता है। ठीक है, ये कौन है, ये राम है जो इस हाउस में रहता है, और राम की हाइट है 1 मीटर। ठीक है, राम की हाइट है 1 मीटर। तो राम की हाइट का और हाउस की हाइट का जो होगा रेशियो क्या होगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो राम की हाइट कितनी हुई, 1 मीटर, और हाउस की हाइट कितना हुई, 3 मीटर, तो क्या आया, 1:3।
और इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 1/3। ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे राम की और हाउस की, जो मेरा ये हाउस बना हुआ है, और राम की सेम ऐसे ही एक पेंटिंग बनानी है, तो उसमें जो राम की और हाउस की जो हाइट्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, समझे। कि अगर मेरा सच में जो हाउस है उसकी हाइट 3 मीटर थी और राम की हाइट 1 मीटर थी, तो रेशियो क्या हुआ, 1/3 हुआ। तो अगर मुझे इसका पेंटिंग बनाना है, दोनों का, हाउस का और राम का, तो हाउस और राम की हाइट का रेशियो क्या होगा। तो पेंटिंग के अंदर जो हम बनाएंगे उसके अंदर भी जो भी हम लेंथ लेंगे राम की हाइट की, जो भी हमने बनाएंगे पेंटिंग में, वो होगा 1, और इस टू में क्या होगा, उसका 3 टाइम हम कर देंगे जो हमारे हाउस की हाइट होगी। तो हम क्या समझे कि एक्चुअल में जो हमारी हाउस और राम की हाइट थी, उनको अगर हमें पेंटिंग में कन्वर्ट करना है, तब भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेशियो लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेशियो लेना पड़ेगा। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आया है वो क्या है, परसेंटेज। और ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज, और वो आएगा 100%। तो इस परसेंट का मतलब क्या होता है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, जो हमने बोला 100%, तो 100% का मतलब क्या है कि जरूर आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज को हम कैसे समझेंगे, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसका जब रिजल्ट आता है तो वो कैसे आता है कि जो हमारा सीता है उसके मार्क्स आए हैं कितने, 400 आउट ऑफ कितने में से, 500 में से, ठीक है। और राम के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 450 आउट ऑफ 500, ठीक है। ऐसे ही मार्क्स आते हैं। फिर हमारे टीचर क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कैसे करते हैं कन्वर्ट, कि जिसके 400 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ कितने, 500 में से, और मल्टीप्लाई हम किसका कर देते हैं, 100 में से कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 को डिवाइड कर दो 400 से, तो 5 8 या 40, तो कितने परसेंट आए सीता के, 80% आ गए। और राम के कितने परसेंट आएंगे, 450 डिवाइडेड बाई 500, और इंटू 100 कर देंगे हम। तो क्या मिलेगा हमें, देखो 0 से 0 कैंसिल, है ना, और 450 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 9 जा 45 और 0 आ जाएगा। राम के आए 90%। तो ये परसेंट जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, परसेंट तो हमारे रिजल्ट में आता है कि हमारे कितने परसेंटेज आए, बट इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग परसेंटेज का ये होता है कि मान लो अगर आपके 400 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो आपके 100 में से कितने आते, आपके 100 में से आते 80, ठीक है। राम के कितने आए हैं, 450 आए हैं आउट ऑफ 500, ठीक है। तो अगर हम इसके मार्क्स निकालें 100 में से कितने आएंगे, तो 100 में से अगर पेपर होते तो इसके आते 90। तो परसेंटेज हमारी वो चीज है जो हम देखते हैं हमेशा किस में से, आउट ऑफ 100 में से, आउट ऑफ 100 में से। और या फिर हम ये बोल सकते हैं परसेंटेज हमारी वो क्वांटिटी है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो मार्क्स सीता के आए थे 400, कितने में से आए थे, 500 में से। तो अगर उसका अभी तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, 500 है, अगर डिनोमिनेटर 100 होता तो कितने आते, 80, जो कि हमारी क्या है, परसेंटेज है। ऐसे ही राम के डिनोमिनेटर क्या था, 500, और अगर 100 होता तो कितने मार्क्स आते, 90, जो कि हमारा परसेंटेज है। तो हमने क्या समझा दोबारा से, परसेंटेज वो क्वांटिटी है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, जिसको हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम नोट डाउन क्या करेंगे कि परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज परसेंटेज, तो हम क्या बताएंगे उसको,
परसेंटेजेस आर द न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। ठीक है, और हमसे अगर कोई पूछेगा समझाओ तो हम कैसे समझाएंगे, जैसे हमने केस लिया था सीता और राम का, कि सीता के कितने मार्क्स आए थे, राम के कितने आए थे, फिर हमने कन्वर्ट कर दिया उसे कितने 100 में से, और जो 100 में से आया वो क्या हुआ, हमारा परसेंटेजेस हुआ। और परसेंटेज को हम क्यों पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर, बताओ बच्चों, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, क्योंकि परसेंटेज से भी हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं कि हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था कि राम और सीता में कौन इंटेलिजेंट है, वो तो हम ये देख के पता लगा लेंगे कि सीता के 500 में से 400 मार्क्स आए हैं और राम के 500 में से 450 आए हैं, तो कौन इंटेलिजेंट हुआ, राम इंटेलिजेंट हुआ। और परसेंटेज किसकी ज्यादा आई है, राम की ज्यादा आई है, क्योंकि इसके 90% है और सीता के 80% है। बट अगर मैं आपको ऐसा केस दूं कि सीता के आए हैं मार्क्स, सीता के मार्क्स आए हैं 400 आउट ऑफ 650, है ना, और राम के आए हैं मार्क्स 300 आउट ऑफ 700। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन इंटेलिजेंट होगा, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, सबसे पहले आप निकाल दोगे दोनों की परसेंटेज, और जिसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी वही हमारा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। और परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे दोनों साइड में। तो देखो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया और दोनों 0 से ये 0 कैंसिल हो गए। और देखो 400 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, 4000 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या है 65। तो इसकी वैल्यू जल्दी से आप कैलकुलेट करो जब तक मैं दूसरा लिखता हूँ। और राम के कितने आए हैं, राम के आए हैं 300 डिवाइडेड बाई 7। तो आपने इसका कैलकुलेशन किया कि कितना आएगा, तो सीता की परसेंटेज आई है 61.5%, ठीक है, और राम की परसेंटेज कितनी आई है हमारी यहाँ पर, राम की आई है 300 डिवाइडेड बाई 7 जो कि होता है 42.8%। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर अलग थे, है ना, और न्यूमरेटर भी अलग थे, तो हम सीधे ये देख के नहीं बता सकते थे कि किसकी कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाली, सीता की आई 61.5% और राम के आए 42.8%। तो कौन इंटेलिजेंट हुआ, सीता इंटेलिजेंट हुई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा आती है वही क्वांटिटी हमारी बड़ी होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अब जो हमारा टॉपिक आया है मीनिंग ऑफ परसेंटेज, तो देखिए इन्होंने हमें क्या बताया है कि परसेंट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर सेंटम, मीनिंग पर 100, मीनिंग पर 100 के मतलब परसेंटेज जो होती है वो पर 100 होती है। जैसे 1/100 में लिखूं तो 1 कितना हुआ, 1/100 हुआ 1%, है ना। 2/100 में लिखता हूं तो क्या हुआ, 2% हुआ, ठीक है। और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है ये हम समझते हैं कि 1% का मतलब होता है, देखो 1 को जब तुम 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में क्या सिखाया था मैंने आपको पहले, कि जितने जीरो हैं उतना डिजिट हमारा डेसिमल हमारे नंबर से पहले चला जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं तो क्या मिलेगा 0.01, बताओ यहां पर क्या मिलेगा हमें 0.02। अगर मैं लिखूं आपको 10/100 तो कितना परसेंट हुआ ये बताओ, देखो 100 में से कितने मार्क्स हैं 10, तो 10% हो गया सीधे। और इसका मतलब क्या होगा 10/100 का 0.1, और मैं लिख दूं 100/100 तो कितना हो गया ये बताओ, 100/100 100% हो गया, क्योंकि 100 में से कितने आए हैं 100, तो 100% हो गया। और इसका क्या मतलब हुआ 1, इसका क्या मतलब हुआ 1। और ये जो हमारा 0.1 है 0.01, ये हमने कहां से देखा 1/100 से। 0.02 कहां से देखा है 2/100 से। तो 2% का मतलब होता है 0.02, 1% का मतलब होता है 0.01, ऐसे ही 10% का मतलब होता है 0.1 और 100% का मतलब होता है 1। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर और समझ लेते हैं कि जैसे देखो अभी तो हमने परसेंटेज लिख दिया कि 100 था डिनोमिनेटर में
और ऊपर क्या था न्यूमरेटर में 2 था, तो सीधे 2% हो गया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमारी हमेशा आउट ऑफ 100 होती है। बट अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से बच्चों आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे मान लो हमारा डिनोमिनेटर है 200 और जो न्यूमरेटर है वो है 20, तो कितना परसेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 और कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, देखो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों से, और 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा, 10%। तो हमने क्या समझा कि जब भी डिनोमिनेटर हमारा 100 के अलावा कुछ और होगा तो हम क्या करेंगे पूरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या मिल जाएगा हमें फिर सॉल्व करके परसेंटेज मिल जाएगा आउट ऑफ 100। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। तो ये हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, इसको हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन है 2/3, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा केस था जिसमें डिनोमिनेटर 100 नहीं था कुछ और था, वैसे ही केस ये वाला है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 नहीं है 3 है, तो हम सेम क्या अप्लाई करेंगे रूल जो हमने पहले किया था कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना मिल जाएगा हमें, देखो बताओ सॉल्व कर लो। 2/3 इंटू 100 तो क्या मिलेगा 200 डिवाइडेड बाई 3, तो सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 को 66.66 परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, अब मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया था, नीचे डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो क्या करेंगे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और जो आंसर आएगा वही हमारा परसेंटेज होगा। तो जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमें क्या मिलेगा इससे 100/2, और 100/2 क्या होता है 15, 50, और 50 क्या हो गया हमारा परसेंटेज। और ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है हमारा परसेंटेज का सिंबल है, ये परसेंटेज का क्या है सिंबल है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फ्रैक्शन नंबर है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बच्चों परसेंटेज के अंदर कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, और ये सबसे इजी पार्ट है। इसमें क्या होता है जैसे हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है जैसे 1.25, ये हमारा क्या है एक डेसिमल नंबर। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे 1.25 को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 125%। तो हम यहां से क्या समझे बच्चों कि हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होगा और उसकी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे उस नंबर को सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको बच्चों ध्यान से समझना। 0.75 क्या है हमारा एक डेसिमल नंबर है। अब बताओ परसेंटेज कितना होगा इसका, तो 0.75 को जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। तो अभी बताओ हमें क्या मिला यहाँ पर, डेसिमल वाला रूल मैंने आपको समझाया था कि देखो जितने हमारे जीरो हैं उतना ही डेसिमल हमारा क्या होगा राइट में शिफ्ट होता है। याद है ना आपको, मैंने समझाया था आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में। तो देखो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा 2 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 75%। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो बहुत इजी हो गया। 0.23, इसको बताओ परसेंटेज में कितना होगा। बच्चों आप कैलकुलेट करो, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है वो एक बार और समझ लो कि कोई भी डेसिमल नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिलेगा परसेंटेज। और देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0.23 और मल्टीप्लाई क्या है 100, 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो पॉइंट यहाँ पर कितना डिजिट शिफ्ट होगा 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो कितना मिल जाएगा हमें 23%। देखो कितना इजी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है
कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज हमें गिवन होगी और हमें आंसर किस में निकालना होगा, या तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में। तो इसको कैसे समझेंगे हम? जैसे मान लो अभी मैंने आपको समझाया था कि 1/100 का मतलब क्या होता है, 1%, और डेसिमल में क्या होता है ये 0.01। ठीक है, तो यहां पर हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाला था और फिर फ्रैक्शन से हमने डेसिमल भी निकाला था। बट यहां पर हमें क्या करना है कि परसेंटेज हमें गिवन होगी, जैसे 1% हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है आंसर। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो देखो 1% क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में, 1/100 होता है, और डेसिमल में क्या होता है 0.01 होता है। ठीक, और जैसे मान लो हमारा परसेंटेज हमें गिवन है 15%। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा 15 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। जो भी परसेंटेज हमें गिवन है उसको डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। और इस फ्रैक्शन को अगर पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेसिमल मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करते हैं, जैसे 15 डिवाइडेड बाई 100 है, तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर पॉइंट जो होगा वो कितना शिफ्ट करेगा, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या है पॉइंट लग जाएगा, तो 0.15 हमारा डेसिमल आ गया। तो चलो एक केस और ले लेते हैं कि जैसे हमें गिवन है 23%, अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा, 0.23, 0.23। ठीक है, ये इजी है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना आगे समझने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूज ऑफ परसेंटेजेस, कि परसेंटेज जो है उनका हम यूज कैसे करेंगे आगे अपनी पढ़ाई में। तो इसमें क्या है, कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी, कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना है हाउ मैनी में, कितने नंबर हैं हमारे, मतलब परसेंटेज के अंदर है क्या, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इनमें से 50% जो हैं वो हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और फिर गिवन है कि 50% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं, तो ये बताओ कि टोटल कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 50% बच्चे क्या है, हिंदी पढ़ते हैं, कितने में से, 40 स्टूडेंट में से, और डिवाइडेड बाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना था, परसेंटेज से कैलकुलेट करना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या मिलेगा हमें, 50, देखो एक जीरो, दो जीरो, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिलेगा, 5 4 जा 20। तो हमें क्या पता लगा कि 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूं मैं आपको कि हमारे पास 50 बॉल्स हैं। हमारे पास अगर 50 बॉल्स हैं और इनमें से 50% जो हैं वो रेड हैं, तो हमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने होंगे। ठीक है, क्या था क्वेश्चन कि 50 बॉल्स हैं टोटल हमारे पास और उनमें से 50% जो हैं वो रेड बॉल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में क्या था 50, कितनी बॉल्स थी हमारे पास 50, और डिवाइडेड बाई हम किससे करते हैं 100 से, तो क्या मिलेगा, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, कैंसिल हो गए, 5 5 जा 25, तो जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, 25 हमारे पास क्या है, रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, परसेंटेज का यूज है। और परसेंटेज को हमने क्या किस में कन्वर्ट किया है, किसी नंबर में कन्वर्ट किया है कि हाउ मेनी बॉल्स हमारे पास हैं या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं,
कि जो भी आपकी परसेंटेज गिवन होगी, इसको ध्यान से लिखना बच्चों, कि जो भी आपका परसेंटेज होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, टोटल नंबर से, ठीक है, नंबर टोटल, और डिवाइड किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे। तो जितना भी हमारा परसेंटेज गिवन है उसके अंदर कितने नंबर होंगे वो हमारे पास कैलकुलेट होके इस फॉर्मूले से आ जाते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, रेशियो टू परसेंटेज। ये बहुत इजी है, ये मैं आपको पहले परसेंटेज से रेशियो बता चुका हूं। रेशियो टू परसेंटेज क्या होगा, जैसे देखो मेरे पास एक रेशियो है 2:3, तो 2:3 फ्रैक्शन में क्या होगा, 2/3, और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या मिलेगा हमें, परसेंटेज मिलेगा कि 200 डिवाइडेड बाई 3। कितना होता है 200 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, फिर 3 6 18, 66.66 परसेंटेज होगा हमारा ये, है ना। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या है रेशियो, मेरे पास रेशियो है 4:5, और कन्वर्ट किस में करना है मुझे, परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, पहले रेशियो को लिखेंगे हम किस में, फ्रैक्शन में, 4/5, और फिर क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, परसेंटेज में क्या मिलेगा यहाँ पर, 400 डिवाइडेड बाई 5, क्या हुआ, 5 8 जा 40 और 0, 80% मिल गया, 80% हो गया, ठीक है। तो 4:5 जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं 1:2 जो है वो कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, 1/2 फ्रैक्शन में और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना मिलेगा हमें, 50%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1:2 जो हमारा रेशियो है वो इक्वल होगा 50% के। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, कि परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैसे पता लगाएंगे, कि कितना इंक्रीज हुआ है कोई क्वांटिटी या फिर कितना डिक्रीज हुआ है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखो जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं या फिर एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी एक टीम थी, ठीक है, उसने इस बार 6 गेम जीते हैं, 6 गेम इसने क्या किए हैं, जीते हैं, वॉन। बट पिछले साल इसने, इन लास्ट ईयर दे वॉन 4 गेम्स, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन हुआ हमारा कि एक हमारे पास टीम है, उसने इस साल 6 गेम जीते हैं, बट लास्ट ईयर उसने 4 गेम जीते थे। तो ये बताओ कि उसने कितना परसेंटेज ऑफ गेम इस बार ज्यादा जीता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि उसने कितना परसेंटेज ऑफ गेम ज्यादा जीते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे ये, पिछली बार कितने जीते थे, 4, इस बार कितने जीते हैं, 6, तो 6 - 4 कितना हुआ, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार उस टीम में 2 गेम्स ज्यादा जीते हैं। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, कितना आएगा यहाँ पर देखो, 50% आ जाएगा ये। तो इस बार इस टीम ने 50% गेम ज्यादा जीते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इसने 50% गेम ज्यादा जीते हैं। तो अब बात आती है कि हमने इसको 4 से क्यों डिवाइड किया है। तो देखो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसने इस बार 6 गेम जीते हैं, पिछली बार 4 गेम जीते थे, तो कितने गेम ज्यादा जीते हैं पिछली बार से। तो पिछली बार कितने जीते थे, 4 गेम जीते थे, ठीक है ना। तो हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितना परसेंट ज्यादा जीता है, तो हम डिवाइड 4 से ही करेंगे जो हमारा पिछले क्वांटिटी थी, ठीक है। तो एक केस हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं कि जो राम है एक दिन में 2 एप्पल्स खाता था, ठीक है, बट आज उसने 4 एप्पल्स खाए हैं, ठीक है। राम कितने खाता था एक दिन में, 2 एप्पल्स, बट आज उसने कितने खाए हैं, 4 एप्पल्स। तो बताओ कि उसने कितने एप्पल्स ज्यादा खाए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि उसने ज्यादा खाए हैं, 4 - 2 इक्वल्स टू कितने, 2 एप्पल्स, और हम परसेंटेज किस में से निकालेंगे, 2 में से, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने एप्पल उसने ज्यादा खाए हैं। तो क्या मिलेगा हमें,
2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कितना आएगा ये 100%। कि राम ने आज 100% एप्पल ज्यादा खाए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन, वो है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग का मतलब खरीदना और सेलिंग का मतलब किसी चीज को बेचना। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमारे दो चीज आती हैं। एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं सीपी। ये कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हमने किसी आइटम को बाय किया है, जिस पे हमने किसी आइटम को बाय किया है। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं एसपी। और ये क्या होता है, जिस पे हमने किसी चीज को सेल किया है। तो हम जब किसी चीज को सेल करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा। तो जिस रेट पे हमने बाय किया है वो क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और जिसमें सेल किया है वो क्या कराएगा, हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक वीडियो गेम खरीदा, कितने में खरीदा, 200 रुपीज में, 200 रुपीज में। फिर आपने कुछ दिनों बाद उसको क्या करा, बेच दिया, कितने में, 150 रुपीज में। तो क्या हुआ, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 200 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 150 रुपीज। और हमने यहाँ से एक चीज और देखी कि हमने खरीदा तो 200 रुपए में था और बेचा कितने में है उसको, 150 रुपीज में। तो हमें लॉस कितने रुपए का हुआ, हमने कितने रुपए कम करे, 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50 रुपीज। 50 रुपीज का हमको लॉस हुआ है यहाँ पर, है कि नहीं। आपने लिया 200 में था, बेचा उसको 150 में, तो आपको लॉस हो गया ना 50 रुपीज का। और अगर आप इसको बेचते 250 रुपीज में तो आपको क्या होता, प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना होता, 50 रुपीज। और ये क्या होता हमारा प्रॉफिट, ये हमें फायदा होता है इससे। तो हमने एक चीज और क्या नोटिस करी कि जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस पर और उस कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में उसको हम आगे सेल कर देते हैं या उसको हम किसी और को बेच देते हैं, तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। और दूसरा क्या हमने सीखा कि जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और फिर उसको हम बेचते हैं उसके रेट से ज्यादा प्राइस में, मतलब जितने में हमने लिया उससे ज्यादा पैसों में हमने बेच दिया, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट माने फायदा, लॉस माने नुकसान। ठीक है, तो लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था हमारा, बताओ, सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट का क्या था, बताओ, प्रॉफिट में हमारा क्या ज्यादा था, सेलिंग प्राइस ज्यादा था, हमने बेचा ज्यादा में था, तो एसपी माइनस सीपी। इजी है, लॉस इक्वल्स टू क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी और प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। तो हम अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा लॉस और प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे, उसको परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो लॉस परसेंट होता है, लॉस परसेंट जो होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये कैसे होता है हमारा। और जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमने क्या देखा कि जब हम लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो लॉस का फॉर्मूला तो हमें पता है सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट का क्या है, एसपी माइनस सीपी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों में सीपी से डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 तो हम करते ही हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो दोनों में सीपी को हमने डिवाइड क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि हमने सीपी पर ही तो खरीदा था और जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उसी पे तो हम निकालेंगे कि अपना हमारा प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। देखो, जब हमारा लॉस हुआ था यहाँ पर तो हमारी क्वांटिटी थी 200, एक क्वांटिटी थी और दूसरी क्या थी, 150 थी। बट जब हमारा प्रॉफिट हुआ
तो पहली क्वांटिटी 250 थी और एक 200 फिर आ गया, तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या था, कॉमन था हमारा 200, जो क्या होता है हमारा सीपी था हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो सीपी क्या है, दोनों में कॉमन है, लॉस और प्रॉफिट में, इसीलिए हमने क्या किया कि लॉस और प्रॉफिट में दोनों को सीपी से डिवाइड किया, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से ही निकालेंगे कि हमें कितना लॉस हुआ या कितना हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। और इसके जो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बाइंग एंड सेलिंग में जो कन्वर्जन है परसेंटेज का, उसके हम जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बता देता हूं, और एक्सरसाइज वाली जो वीडियो है उसमें सारे हमारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन होंगे, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा एक फ्लावर है, वन फ्लावर है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो कितना है, 120 रुपीज। ठीक है, ये क्या है, ये रुपीज का सिंबल होता है ना, जो मैंने ये लिखा है ऐसे, ये क्या है, रुपीज का सिंबल है। तो सीपी क्या हो गया हमारा 120 रुपीज, और जो हमने फिर इसको सेल किया तो एसपी कितना था इस फ्लावर का, वो हम मान लेते हैं 240 रुपीज। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ना। तो हम कैसे बताएंगे, देखो सीपी क्या है 120 और एसपी क्या है 240। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, जितने में हमने खरीदा उससे ज्यादा में हमने इसको सेल कर दिया, तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट होगा, इसमें हमें प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 240 माइनस 120, कितना हुआ ये, देखो 120 रुपीज का हमको इसमें प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या बताओगे, देखो एसपी माइनस सीपी ये रहा 120, तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा, प्रॉफिट परसेंटेज वो होगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, क्योंकि देखो एस प्रॉफिट परसेंट में क्या होता था, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी हमारा ये हो गया, और डिवाइडेड बाई सीपी और इंटू 100, तो क्या मिला हमें 100%, हमको इसमें 100% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दूसरे तरीके हम और देख लेते हैं, वो क्या है कि जो हमारा एक कार है उसका सेलिंग प्राइस है 540 रुपीज, एक हमारे पास टॉय कार है उसका सेलिंग प्राइस है 540 रुपीज। ठीक है, और जो शॉपकीपर है उसको इसको बेचने में लॉस हुआ है कितना, 20% का, तो बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा कार का। क्या समझे आप क्वेश्चन में, कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 540 रुपीज, लॉस हुआ है 20%, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा इस कार का। तो हम कैसे निकालते थे, देखो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो अब इसको आगे हम कैसे करेंगे, हमें देखो गिवन क्या क्या है, लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 20 इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी कितना है 540, और डिवाइडेड क्या है सीपी, और इनटू क्या था 100। ठीक है, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो जब 100 हमारा इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचा 20/100 इंटू सीपी इक्वल्स टू सीपी माइनस 540, यही तो हमारा बनेगा सॉल्व करके इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके सिंपल इक्वेशन वाला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, Cp माइनस 20/100 Cp इक्वल्स टू 540, तो यहां से हमें Cp कितना मिल जाएगा, Cp हमारा आ जाएगा यहां से 450 रुपीज, Cp हमारा आ जाएगा 450 रुपीज।
तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को आगे अच्छे से समझने से पहले हमें तीन चीज समझ लेनी है अच्छे से। वो क्या है? देखो, पहला है हमारा द मनी यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल, कि जितना आप किसी से मनी लोगे, जितना आप पैसे उधार लोगे किसी से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा वहीं आता है जब हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, जब हम किसी से पैसे मांगते हैं तब हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। देखो, अगर आपसे किसी ने पैसे मांगे कि मुझे तुम कुछ दिनों के लिए पैसे दे दो, है ना, तो आप उसको पैसे दे दोगे, बट आप ये सोचोगे ना कि इसको पैसे देने से मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्या फायदा है। आज ये मुझसे पैसे ले लेगा, कल को मुझे एक साल बाद वापस कर देगा, बट मुझे क्या इससे मिला। तो वहीं पर एक चीज आती है इंटरेस्ट। तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट जो हम पैसा किसी से लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं पैसा, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। और अब देखो, फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोवर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। क्या मतलब है उसका? अगर आप बैंक से पैसे ले रहे हैं तो उस पैसे को यूज करने के लिए, कुछ टाइम बाद वापस करने के लिए, आपको उसके बदले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश आपको किसको देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए आपको पैसा देने के लिए। तो जितना हम एक्स्ट्रा कैश देते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और फिर आता है हमारा द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाई एडिंग द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये क्या मतलब हुआ? कि अगर मान लो हमने पैसे लिए बैंक से, हमने बैंक से पैसे लिए और एक साल बाद हमको उसको वापस करना है, तो देखो एक साल हम उसके पैसे रखेंगे तो क्या है, हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक साल बाद हम उसको जितना टोटल पैसा वापस करेंगे वो क्या होगा? कि जितना हमने लिया था वो क्या था? प्रिंसिपल। और एक साल रखने के लिए जो हमने उसको एक्स्ट्रा कैश दिया है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो अगर मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो ये वही हमारा पैसा होगा जितना हमें उस बैंक को एक साल बाद वापस करना है। और जितना पैसा हम एक साल बाद या कुछ टाइम बाद वापस करते हैं इंटरेस्ट मिला के प्रिंसिपल के साथ, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। तो यहां से हमने तीन चीज समझ ली, कि जो पैसा बैंक को किसी को देता है या हम जो पैसा बैंक से लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इस पैसे को लेने के लिए, कुछ टाइम यूज करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे बैंक को देते हैं हर साल, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। और इस इंटरेस्ट को अगर मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूं तो एक साल बाद जो पैसा मुझे बैंक को वापस देना होगा वो कितना होगा? हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। जैसे वी कैन राइट अ जनरल रिलेशन टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, टेक्स पी एज द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है उसको हम पी लिखते हैं, और सम, प्रिंसिपल और सम क्या है? एक ही चीज है। और जो हमारा आर होता है, परसेंटेज, आर परसेंटेज, ये होता है रेट परसेंट पर एनम। ठीक है। तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम रेट परसेंट पर एनम भी बोलते हैं, और इसको हम किससे बताते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। Now on every ₹100 borrowed, the interest paid is ₹R। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर R हमारा क्या है? इंटरेस्ट रेट है पर ₹100 पर, एक साल बाद हमको ₹R बैंक को एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और यही R हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देयरफॉर ऑन ₹P, ठीक है, तो 100 पे हमने कितना दिया? ₹R दिया। तो अब जो हमने प्रिंसिपल लिया है P अमाउंट, उस पर हमें कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? उसका फॉर्मूला होता है P इंटू R अपॉन 100। P इंटू R अपॉन 100। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने P अमाउंट बोरो किया है बैंक से और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R परसेंटेज, तो आप एक साल बाद कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे बैंक को? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? P इंटू R अपॉन 100।
ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से बोरो किए 500 रुपीज, कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है, हमने बैंक से बोरो किए 500 रुपीज 1 ईयर के लिए, और जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा P क्या होगा? प्रिंसिपल, जो हमने कहां से लिया है? बैंक से। तो P होगा 500 और 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? R। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कितना अमाउंट हमको इंटरेस्ट के रूप में बैंक को पे करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर, तो हम क्या बोलेंगे? क्या फॉर्मूला था हमारा अमाउंट का जो हम पे करते हैं इंटरेस्ट का? I इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100। कितना आएगा? 500 हमारा P था, R कितना था? 10, और डिवाइडेड बाई 100। देखो 0 से 0 गया, कितना आया? 50 रुपीज। 50 रुपीज हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को अगर हम 500 रुपीज बैंक से लेते हैं एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें कोई आपको P गिवन होगा जितना आप बैंक से ले रहे हो, या फिर कोई बोरो कर रहा है, तो P की वैल्यू आप यहाँ रख देना, और फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा कि इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो क्या होगा? हमारा R होगा, और डिवाइडेड बाई हम दोनों को कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? कितना इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म कि अगर हमने बैंक से कोई पैसा बोरो किया है और वो 1 साल के लिए नहीं है, वो काफी सारे साल के लिए है, मतलब मल्टीपल ईयर्स के लिए है, कि मोर देन 1 ईयर के लिए है, मोर देन 1 ईयर के लिए है, तब हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने बैंक से पैसे बोरो किए थे 500 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या था? 10% था। बट अब मैंने क्या कर रहा है? मैं इस पैसे को वापस करूंगा आफ्टर 5 इयर्स। मुझे ये पैसे वापस करने हैं बैंक को आफ्टर 5 इयर्स। तो इस वाले केस में इंटरेस्ट कितना देना होगा मुझे? इस वाले केस में इंटरेस्ट कितना देना होगा मुझे? मतलब मल्टीपल ईयर वाले केस में इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मल्टीपल ईयर वाले केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इसको याद कर लेंगे। I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, I क्या है हमारा यहाँ पर? इंटरेस्ट जो कि हमें देना है बैंक को। P क्या है हमारा? प्रिंसिपल। R क्या था हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T क्या है? टाइम। यही हमारा चीज एक्स्ट्रा आई यहाँ पर, टाइम। तो अब मेरा ऊपर वाला जो केस है 500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और देना कितने साल बाद है मुझे? 5 इयर्स बाद। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? I इक्वल्स टू 500 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो 0 से 0 यहाँ पर मेरे कैंसिल हो जाएंगे, और क्या मिलेगा मुझे? 5 5 25 और मल्टीप्लाई बाई 10, 250 रुपीज। इस वाले केस में मुझे 250 रुपीज बैंक को इंटरेस्ट देना होगा 5 साल पैसा रखने के लिए। और फिर मैं आपसे पूछूं कि ये तो हमारा हो गया इंटरेस्ट जो हमें देना है बैंक को। 5 साल बाद मुझे पैसे कितना वापस करना है, अमाउंट कितना वापस करना है बैंक को? तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताओ। देखो हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमें अमाउंट देना है पूरा वापस, तो वो कितना होगा? A इक्वल्स टू क्या था? P प्लस आई। P क्या था हमारा? 500, और I क्या है हमारा 5 साल के लिए? 250 रुपीज। तो कितना हो गया? 750 रुपीज हमको बैंक को देने होंगे कितने साल बाद? 5 साल बाद। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये यहाँ पर खत्म होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इन लेक्चर्स के PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी लाइव सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।